गुड इवनिंग। उपेंद्र, गुड इवनिंग। आकाश, गुड इवनिंग। कौन है भाई ये? कैलाश, गुड इवनिंग। अबे तुम तो ऐसे प्रणाम कर रहे हो, ऐसे लग रहा है रामायण महाभारत के काल में चल रहे हैं हम लोग। प्रणाम आचार्य जी। मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ यार, इतना नहीं समझ में आता। आचार्य वो तो कहो हमें आता है। अरे शिवम बाबू, डीकेबी को काहे नहीं जानते हैं? डीकेबी सेंटर हेड हैं बहुत दिनों से, फिर जी जयपुर के। पूछिएगा, मेरा नाम बहुत अच्छे से जानते हो। बहुदीप, अनु, गुड इवनिंग। निर्मल बाबू भी पढ़ाए थे साथ में। सबको जानते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं फिर। कल हम लोगों ने एक अलग एक्सपेक्ट देखा था, हॉल के नज़रों से, फैराडे के नज़रों से हम लोगों ने देख लिया था। हॉल के नज़रों से देखा, अंदर घुसकर, है ना, कंडक्टर के अंदर घुसकर हमने देखा कि भाई कंडक्टर के अंदर ये देखा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। और उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? एक तरफ अलाइनमेंट कौन कर रहा है? एफबी। एफबी के वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स रीडायरेक्ट हो रहे हैं, जिससे पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस पे हम और अलग से बात करेंगे, लेकिन कुछ उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ये बीएलवी था, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो परपेंडिकुलर वाली है। ठीक है, तो जो आप ई इंड्यूस में दो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, बी एल, वी परपेंडिकुलर, जिसमें आप बोल सकते हैं कि वी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर। ये हम लोगों ने कल देखा था। परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर। ठीक, और आप V पैरेलल की अगर बात करते हैं, सॉरी, इसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंड्यूस इक्वल टू बी वी एल इफेक्टिव। एक ये भी देख सकते हैं, जिसमें एल इफेक्टिव क्या है? एल इफेक्टिव अपना है इफेक्टिव लेंथ वेक्टर, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू V। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू V। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ नोट करिए करिए, नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया से नोट नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट मेरे साथ सारी एक्सरसाइज जरूर करिए। मैंने बता रखा है कि आप रफ कॉपी पे भी कर सकते हैं, मेरे साथ सब कुछ करिए क्लास में, रनिंग मोड में। ठीक है, और अगर आप फेयरली लिख पा रहे हैं तो फेयरली लिख लीजिए। फेयरली थोड़ा कठिन होता है लिखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं स्लाइड में लेके आता हूं, तो उतने बड़े क्वेश्चन तुम कैसे लिख पाओगे? तो उसको आप नोट्स जो है ना, ऐसे में क्वेश्चन का रेफरेंस डाल दिया करिए। नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे में लेक्चर नंबर और नोट्स का रेफरेंस डाल दिया कीजिए, या जगह छोड़ दिया कीजिए, बाद में स्लाइड से देखकर क्वेश्चन शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसी चीज की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग मुझे बताने वाले हो कि मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है,
और कोई एक मान लो एक आर्क है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट है, अभी सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ले रहा हूं इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो मैंने ये जो बताया है आपको, इसका आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा एल इफेक्टिव का, ठीक है। वी मैंने ये लिया है, ये है कोई सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर ए बी, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इस वाले के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एल इफेक्टिव के लिए क्या होगा। हाँ, ट्रायंगल वाला लेते हैं, तो यहां पर अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस इसका आर लेके चल रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट इज द ई इंड्यूस ईएमएफ इसमें क्या होगा, जल्दी बता दो। ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, रेडियस इसका आर है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, और पोलैरिटी बता दीजिए, कौन हायर पोटेंशियल होगा कौन लोअर, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला लगाइए, है ना, एल इफेक्टिव वाला। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी, एल इफेक्टिव वाले का मतलब क्या हुआ कि वो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर जो कि किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि सभी को पता है कि उसी के रिस्पेक्ट में वी क्रॉस भी लगेगा और ड्रिफ्टिंग उधर ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर इसको आप लिख सकते हो एल इफेक्टिव से, इसके जगह पे आप रिप्लेस मार सकते हो एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो इसको, और इसे आप बोल सकते हो कि ये वायर वी से मूव कर रहा है। इसको आप लिख सकते हो कि ये वी से मूव कर रहा है, ये ए है ये बी है, और ये जो एल इफेक्टिव होगा यहां पर, ये जो एल इफेक्टिव होगा इसकी वैल्यू 2r होगी, दिख रहा है सभी को, एंड टू एंड, ठीक है। अब रही बात हमें क्या करने की, पोलैरिटी डिसाइड करने की। तो देखो इधर अपने मन में एक इलेक्ट्रॉन मान लो, अपने मन में एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस वायर में, और उस इलेक्ट्रॉन पे ड्रिफ्टिंग देख लो। तो V क्रॉस बी, हमेशा आप जो V क्रॉस बी करते हो उससे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आती है, तो वो जो भी डायरेक्शन आएगी आप इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो तो उल्टा कर दोगे। तो यहां पे V क्रॉस बी पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे होगा, मतलब ये जो होगा यहां नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो हायर पोटेंशियल यहां पे आप लिखेंगे VA माइनस VB, अगर पूछता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं BV2R, ठीक है। अगर आपको VB माइनस VA पूछता है तो माइनस वाला आंसर टिक करोगे, ठीक है। अगर आपसे VB माइनस VA पूछता है तो आप माइनस वाला टिक करोगे। ये सभी बच्चों को ये समझ में आया। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लेना, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इमेजिन करोगे तो V क्रॉस बी, इसका V क्रॉस बी में FB नीचे लगेगा, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव। बाकी इंड्यूस क्यों होगा, मैंने वो कल कहानी पूरी हॉल इफेक्ट की बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और FB जब बराबर होंगे तो ड्रिफ्टिंग बंद हो जाएगी, एक कांस्टेंट पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल ऐसा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो अब इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और लो, मान लो ऐसा है, ठीक है, ये अपने पास θ1 है, ये मान लीजिए अपने पास ये 60 डिग्री है, θ1 ही ले लेते हैं जनरल, ये θ2, ठीक है, और L सेम है, ज्योमेट्रिकली सही होगा भाई।
तो यहां पर ए और बी है, इसको हम इधर मूव करा रहे हैं। मान लीजिए हम इसको इधर मूव करा रहे हैं v से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और ये पॉइंट है अपना a और ये पॉइंट है b। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ va माइनस vb क्या होगा, बता सकते हो सब लोग इजिली? टाइम के रिस्पेक्ट में ईएमएफ का ग्राफ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन लेके बता दूंगा। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर आप इफेक्टिव जो लेंगे वो इफेक्टिव देखिए क्या होगा, इस L1 का परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट, जिसमें कि ये पार्ट जो बोल रहे हो है ना, इतना पार्ट जो होगा, ये थोड़ा सही करो, सीधा करो, ठीक है। तो ये पार्ट अपने पास हो जाएगा L1 साइन थीटा 1 प्लस L2, L इफेक्टिव कितना लिखोगे, L इफेक्टिव जो होगा यहां पर वो हो जाएगा L साइन थीटा 1, L साइन थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा L साइन थीटा 2, तो L साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो भाई, बिल्कुल। तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं कि अब ड्रिफ्टिंग देख लो, इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, ये इधर ही मूव कर रहा है, तो V क्रॉस B, इसका जो V क्रॉस B करेंगे, तो V क्रॉस B करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर आ जाएगा, है ना, V क्रॉस B करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर होगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे जो लगेगा वो इधर लगेगा, जिससे ये इधर ड्रिफ्टिंग लेगा। तो यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं, आपसे VA माइनस VB पूछा है, तो VA माइनस VB नेगेटिव होगा, माइनस क्या होगा B L इफेक्टिव, मतलब L साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू V, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना L इफेक्टिव। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसी में मान लीजिए अगर आपसे कभी भी क्लोज लूप की बात करता है, कोई क्लोज लूप है, और अगर क्लोज लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो ये समझ रहे हो अब आप लोग कि यहां पे जैसे ये क्लोज लूप है या फिर ये क्लोज लूप है, ये सब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में ही है, तो इस पे नेट ईएमएफ क्या होगा सब लोग समझ रहे हो? व्हाट इज द नेट ईएमएफ? क्लोज लूप है, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा बताइए? नेट इंड्यूस ईएमएफ सभी मैग्नेटिक फील्ड में ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में है, पूरे जोन में है। तो इन सब के लिए चाहे ट्रायंगुलर ले लो, क्या हो जाएगा इसका आंसर सब लोग बता सकते हैं इजीली? ये V है और ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में ही पड़े हुए हैं, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? जीरो होगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो होगा। ये आपने सही बोला कि जीरो होगा, लेकिन
अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और यहां पर ये भी ए है, तो आप बोल रहे हैं कि नेट जो है जीरो होगा। उसके दो रीजन है। आप बता सकते हो कि जो एल इफेक्टिव है वो जीरो है, एक तो ये आप क्लोज लूप है वो बता दीजिए, या बेसिक जो है वो क्या है कि फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट है। फ्लक्स लिंकेज यहां पर कांस्टेंट है। फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट का क्या मतलब है, इसको और समझिए। बिकॉज जीरो, बिकॉज बी, हाँ बिल्कुल, बी फ्लक्स आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लक्स लिंकेज है क्लोज लूप में, ठीक है, क्लोज लूप का जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट है। कैसे? कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो एरिया ऑफ द लूप है ये कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ द लूप से नहीं होता। एरिया ऑफ द लूप से नहीं होता, एरिया स्वेप्ट होने से होता है। तो एरिया स्वेप्ट होने का ये मतलब है कि अगर आप कोई दूसरा इंस्टेंट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये कुछ आगे गया होगा ऐसे। ये कुछ मान लो ऐसा गया होगा किसी इंस्टेंट पे, बोलो भाई, ये किसी इंस्टेंट पे कुछ ऐसा गया होगा, जैसे यहां समझ लो। तो जो एरिया स्वेप्ट है, ध्यान से देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा एरिया लूप का फिक्स है, वो नहीं है, ठीक है। हमारा ये मतलब है कि जो एरिया स्वेप्ट है ये टी इक्वल टू जीरो की कहानी है, और ये टी इक्वल टू टी की कहानी है। तो टी इक्वल टू टी में इसने जो जितना एक्स्ट्रा एरिया यहां पे स्वेप्ट किया है, देखिएगा लॉजिक ये है, उतना एक्स्ट्रा एरिया यहां पर रिड्यूस हुआ है। तो नेट एरिया स्वेप्ट जीरो है, आप ये बोलेंगे, है ना। एरिया स्वेप्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एरिया स्वेप्ट जितना ये यहां से आगे बढ़ा, इतना एरिया लिया, उतना एरिया यहां पे कम हुआ, तो नेट एरिया स्वेप्ट जीरो है, ठीक है। तो जब नेट एरिया स्वेप्ट जीरो है तो आप क्या बोलेंगे कि फ्लक्स का जो चेंज है वो जीरो है। फ्लक्स यहां पर कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मैंने इसके लिए बताया है, आप इसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं, सभी के लिए आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो ई इंड्यूस जो होगा वो अपना जीरो होगा, बिल्कुल ई इंड्यूस अपना जीरो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इजीली बोल सकते हैं कि हमारा ई इंड्यूस जीरो है। क्लियर है? लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कहानी ऐसा हो जाए कि मैं अगर आपसे बोलूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये जैसे रिंग ही ले लेते हैं, अगर मैं आपको यहां पे दो पॉइंट देता हूं ए और बी, तो क्या फिर वी ए माइनस वीबी भी जीरो होगा? इसके बारे में बताइए। ई इंड्यूस जीरो है, नेट ईएमएफ इंड्यूस जीरो है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा लूप है जो पूरे मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बी यूनिफॉर्म है, तो उसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो उसका इंड्यूस ईएमएफ अपना जीरो रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो भी फ्लक्स वेरी नहीं करेगा भाई, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए एक्सेलरेटेड है, तो ये हाफ एटी स्क्वायर यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही हाफ एटी स्क्वायर यहां कम होगा, उसके लिए भी जीरो होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वी ए माइनस वीबी भी यहां पर जीरो होगा? बताइएगा। सेकेंड सिचुएशन है ये, जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी बताइए।
इस सिचुएशन के लिए वी ए माइनस वी बी जीरो होगा? सभी बच्चे कह रहे हैं यस। गलत है, वी ए माइनस वी बी जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट और नेट पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो फिजिक्स है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट और पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, उन दोनों में अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे नेट पोटेंशियल पूछता है, नेट इंड्यूस ईएमएफ, वो तो जीरो होगा। बट यहां पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपसे पूछ रहा है तो वो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप इसको दो में डिवाइड कर दो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको दो में डिवाइड कर दो, देखो कैसे कर रहे हैं। आप इसको एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। तो ये भी V से जा रहा है, ये भी V से जा रहा है। इसको ऐसे देखो तो आपको पॉइंट का पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल क्लियर होगा। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर इसका ये है और इसका इफेक्टिव लेंथ वेक्टर भी यही होगा 2r। दोनों का इफेक्टिव लेंथ वेक्टर 2r होगा। हाँ, वायर कंडक्टर है भाई, सब कंडक्टर है, कंडक्टिंग लूप है, सभी कंडक्टिंग लूप है, ये भी कंडक्टिंग लूप है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए कि इसके लिए वेलोसिटी जो आप v बोलेंगे, है ना, इसको मैं अगर ए बी बोल रहा हूं, इसको ए डैश बी डैश बोल रहा हूं, दो में स्प्लिट कर दिया, तो दोनों के क्रॉस जो बैटरी लगाएंगे वो नलीफाई करेगी, दोनों की बैटरी नलीफाई करेगी। कैसे, देखिए, इसके क्रॉस जो बैटरी होगी V क्रॉस B करेंगे, तो V क्रॉस B करिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। इसका भी यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दो बैटरी, ये हो जाएगा B2RV और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वायर का मान लो नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वायर का मान लो नहीं है, और अगर होगा तो आप लगा देना। अभी मैं केवल नेट पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा, ये भी हो जाएगा BV2R। तो क्या देखते हो आप कि ये दोनों जो है नेट पोटेंशियल कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, नेट पोटेंशियल ये जो अपना A है, ये B है, और ये A डैश है और ये B डैश है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल अगर आप क्लोज लूप लगाते हो तो जितना ये इंड्यूस है उतना ये दोनों का आप केवीएल लगाओ, दोनों माइनस में, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। ठीक है, तो ये एक प्लस में, एक प्लस पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कैंसिल आउट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल ई इंड्यूस नेट वो तो जीरो है, नो डाउट, बट देर इज ए पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट, देर इज ए पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये ध्यान रखिएगा कि VA माइनस VB की वैल्यू होगी और VA माइनस VB होगा BV2R। ठीक है, नेट ईएमएफ इंड्यूस अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट ईएमएफ इंड्यूस अपना जीरो होगा। क्लियर है सभी को? तो पोटेंशियल आपके सेम है, अगर किस रेजिस्टेंस डाल दोगे तो इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और पॉइंट के लिए पूछ लिया जाए 60 डिग्री पे तो वो भी बता सकते हो। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन की कमी थोड़े ना है, बनाते जाओ बनता जाएगा। मान लो मैं बोलूं कि यहां पे CD है, ये CD है और ये अपना मान लो यहां से कितना है
30 डिग्री, ठीक है, और ये यहां पे C और D है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें बताओ VC माइनस VD, तो सभी लोग VC माइनस VD बता सकते हैं। VC माइनस VD बताना है, रेडियस R ले लीजिएगा, VC माइनस VD बता दीजिए। VC माइनस VD, अब जीरो तो नहीं बोलोगे, VC माइनस VD क्या होगा जल्दी से बताओ। माइनस BVR, बिल्कुल गलत है। माइनस BVR क्यों बोल रहे हो? क्या ये पूरा इफेक्टिव लेंथ वेक्टर इस V के परपेंडिकुलर है भाई, या फिर V का परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, या फिर L का, जो आपको आसान लगे। इस केस में आपको यहां पर ये जो आपको CD दिख रहा है, भूल जाते हो तुम लोग, ये सब छोटे छोटे हैं जो गलत करके आओगे, C से D, ठीक है। अब यहां पर वेलोसिटी अपनी क्या है, 60 डिग्री पे, तो ये वेलोसिटी 60 डिग्री पे है, ये 30 है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट लो। इफेक्टिव कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इंड्यूस के लिए यहां रिस्पॉन्सिबल होगा? वो कंपोनेंट अपना जो होगा वो ये वाला होगा, V cos 30, ये हो जाएगा V sin 30, दैट इज आवर V परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर ये लिखाओगे आप, इसका इंड्यूस मैप। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग देख लो, ये V इधर जा रहा है, तो V क्रॉस B इसके लिए इधर होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो VD माइनस VC एक तरीके से आएगा, VD माइनस VC आएगा V बाई 2 इंटू 2R, तो ये आएगा BVR, ये आएगा BVR, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा BVR। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका VC माइनस VD क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ BVR, माइनस टाइम्स ऑफ BVR। सर्किट डायग्राम से -2BVR आ रहा है, कैसे भाई? सर्किट डायग्राम कुछ भी बनाओ आप, सर्किट डायग्राम बना लो आप, यहां से भी सर्किट डायग्राम बनाओगे यार, तो इसका इफेक्टिव ये डायमीटर नहीं है ना भाई, मतलब ये डायमीटर परपेंडिकुलर वाला नहीं है, इंक्लाइंड है। आपको लिखना, सर्किट डायग्राम बनाओगे तो एक इस हाफ की बैटरी लगेगी, एक इस हाफ की, तो आपको ये यहां पर यही बैटरी लगानी होगी, यही बैटरी लगानी होगी, ठीक है। तो ये आएगा BVR, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, और उस क्वेश्चन को करते हैं जो कल हम लोगों ने लिया था। ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने छोड़ दिया था। ए कंडक्टिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल वायर फॉर्म इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर व्हेन इट ट्रेवल ए वर्टिकल डिस्टेंस √3a/4 फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये √3a/4 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हमें बताना है फाइंड ई इंड्यूस व्हेन फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, हमें आई की वैल्यू बतानी है जब ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए यहां से जब ये नीचे जा रहा होगा, डायग्राम आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, चलिए ये वाला तो मैं ऐसे ही बना देता हूं कि फाइनली ये कुछ ऐसा पोजीशन है ले रहा होगा।
ये टिप इसका कितना नीचे आ चुका है, ये टिप इसका बता रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 जब लग रहा था, तो ये टिप इसका जो है √3a/4 आ चुका है। ये कितना नीचे आ चुका है, √3a/4, √3a/4। ये जो P पॉइंट है, अब ये t=0 पर है, ये किसी टाइम t=t पर इतना नीचे आ चुका है, तब ये बता रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम है, तब ये बता रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। हो सकता है भाई आपका आंसर सही हो, मैंने देखा नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने पास ये A है, ये भी A है, तो शायद सभी लोग समझ गए कि किसी t=t टाइम में अब ये लूप ये पोजीशन अटेंड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हुआ होगा, पहले तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, देखिए कोई फ्लक्स नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जब ये आ रहा है तो इसने इतना एरिया स्वेप्ट कर लिया है, इतना एरिया, ये ट्रायंगल का इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसमें जो है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसमें कुछ इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा बताइएगा, करंट इसमें कैसा फ्लो करेगा, आप लोग बताइए, करंट इसमें कैसा फ्लो करेगा, करंट इसमें कैसा फ्लो करेगा। फ्लक्स इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा, तो आई इंड्यूस ऐसा होगा। बोलो भाई, ये अपना आई इंड्यूस होगा। देख पा रहे हैं, तो ये अपने पास आई इंड्यूस इस तरीके से होगा। अब ये जो आई इंड्यूस है, ये किसको जो है, इस आई इंड्यूस है और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो mg को बैलेंस करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, ध्यान दीजिएगा, केवल इस वायर के लिए, ये मान लीजिए ए बी था, अब ये हो गया है A', B', ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है, वायर अपना कितना है, इस शेप का वायर है, इसमें कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। याद है मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी आप लोगों को मैंने नेट मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कॉन्सेप्ट दिया था, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो। तो यहां पर ये जो करंट इस तरीके से जा रहा है, इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, इतना पार्ट हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जो इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। मान लो यहां से करंट जा रहा है और यहां पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करें, ये लूप तो बाहर वाला है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स, ये बात सभी बच्चों को समझ में आता है कि इसी पे लगेगा। कौन कौन से आर्म पे, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहां पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और यहां पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से लेके यहां तक का जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, वो यहां से यहां वाले वायर के बराबर होगा। शायद सब लोग समझ गए। तो ये जो हम लिखने वाले हैं, ये मान लो CD था, ये C' और ये D' ले लेते हैं। तो जो C', ये मैं कह रहा हूं आपको कि देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ये मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो इस वायर पे, क्योंकि यही वायर का पार्ट तो केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और इसमें आई इंड्यूस हो रहा है ऐसा, तो इस पे जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा IL×B, इस पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये सबको बताया जा चुका है कि ये वाला हो जाएगा जो इस पे लगेगा। और इस पे क्या लगेगा, इसका लेंथ निकाल सकते हो सब लोग, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब ये जो वायर है आपका पूरा इतना पोर्शन, इस पोर्शन का जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वायर के बराबर होगा। याद है सभी बच्चों को, ILB में मैंने आपको बताया था। तो ये √3a/4 है, ये √3a/4 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस पूरा कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा tan 30 डिग्री। अगर एक को आप ये x लेते हो और इसे भी x लेते हो,
तो इसका एल एल कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव, इसका एल इफेक्टिव अपने पास हो जाएगा बी एल इफेक्टिव, सॉरी फोर्स लिखना है ना हमें, तो एफ बी जो होगा वो हो जाएगा आई एल इफेक्टिव इंटू बी, क्योंकि एल क्रॉस बी, एल और बी परपेंडिकुलर है, तो यहां पे आ जाएगा आई इंड्यूस, आई इंड्यूस ही मतलब आई है अपना, तो आई एल इफेक्टिव लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3a/4, बोलो भाई, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो x आएगा a/4, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू a/4 इंटू बी, तो आई बी a/2, आई बी a/2, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भाई, है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे नेट लगेगा, जिसको हम, इसका रिजल्टेंट ऊपर लगेगा, ये देखो करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे ही दिखाओगे, इनिशियल से फाइनल वाला दिखाते हो, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो आई एल क्रॉस बी, एफ बी आपका ऐसा लगेगा, ये एफ बी होगा ऊपर, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये पूरा नेट जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, इसको यहां दिखा सकते हैं आप ऐसे एफ बी, और इधर लग रहा होगा इस पे एम जी, इस पे लग रहा होगा इधर नीचे की तरफ एम जी, तो ये एम जी और ये एफ बी नेट बैलेंस करेंगे, तभी आप बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम होगा, तभी आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया भाई शिवम, बहुत बढ़िया। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम एफ बी इज इक्वल टू एम जी, और एफ बी आपने निकाल लिया हुआ है, एफ बी अपने पास है आई बी a/2 नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो आपसे वही आई पूछा था इक्विलिब्रियम के टाइम का, तो 2mg/ba, ठीक है, तो दैट इज द इंड्यूस करंट, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट के लिए 2mg/ba। ऊपर तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिर भूल गए सब कुछ, ऊपर अपोजिट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है एफ बी, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस कौन कौन सा, भूल गए आप सब कुछ, ये आई एल क्रॉस बी, तो इस पे, इस आर्म पे फोर्स ऐसा लगेगा, आई एल क्रॉस बी, इस आर्म पे फोर्स ऐसा लगेगा, इस आर्म पे फोर्स ऐसा लगेगा, तो आप देख रहे हैं इसका, इसका और इसका, इन तीनों का रिजल्टेंट है एफ बी, इन तीनों का रिजल्टेंट है मेरे भाई एफ बी, ठीक है। यहां पे अगर एफ बी लिख रहे हैं डैश, ये एफ बी डैश होगा, तो ये एफ बी डबल डैश होगा, तो ये एफ बी क्या है, एफ बी इज रिजल्टेंट ऑफ, सब भूल गए इतनी जल्दी, रिजल्टेंट ऑफ एफ बी डैश एफ बी डबल डैश, शायद समझ गए, उसी को हमने ट्रिक से लिखा है इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से, उसी को हमने इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से लिखा है, ठीक है। अब एक भाई साहब बोल रहे हैं टॉर्क, टॉर्क, अरे टॉर्क तो तुम्हें पता है 0 ही होगा, टॉर्क यहां पे कहां लगने वाला है, नेट टॉर्क कहां लगेगा, क्लोज लूप है, तो यहां पर अपने पास आई आ गया। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये एसएचएम करेगा, यहां काफी कहानी हो चुकी है, एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक अगर हमें देखना है, तो हमें इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, याद है सभी बच्चों को, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने जज कर लिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था,
तो ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन था, देखिए जो अभी आपने जज किया। ठीक है, ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अब जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो √3a/4 पर है, तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, बिल्कुल dx नहीं बोलेंगे भाई, थोड़ा सा x डिस्प्लेस करेंगे, मतलब ये पहले से √3a/4 पे ये टिप और नीचे आएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको और डिस्प्लेस करेंगे, तो उसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो, देखो समझ पाएंगे या नहीं सब लोग इस फिगर में। चलिए इधर बना देता हूं, साइड में बना देता हूं, साइड में बना देता हूं, बेटर रहेगा, साइड में बना देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, देखिए तो जो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसकी डिस्टेंस थी √3a/4। ठीक है, यहां से आप इसको और डिस्प्लेस कर दिए, तो जो ये मैं y ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, y जो आप लेते हैं, सभी बच्चों को पता है कि जो आप डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो, जो y लेते हो वो मीन पोजीशन से लेते हो। y हमेशा कहां से लेते हो? मीन पोजीशन से। तो y जो हम लेंगे वो मीन पोजीशन से लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो ये एक्स्ट्रा y होगा, है ना, ये एक्स्ट्रा अपना y होगा, और ये अपना √3a/4 रहा होगा। तो y आपने इसको डिस्प्लेस किया ये, और ये जो है एक्स्ट्रा जो है पहले से जो था ये √3a/4 था। ये डिस्टेंस अपना पहले से यहां पे कितना था? √3a/4। ये डिस्टेंस है अपना √3a/4। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y प्लस √3a/4। ये y ये लिया गया है भाई, ये टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया? P पॉइंट का टिप अब यहां से इक्विलिब्रियम से कितना नीचे है? √3a/4। तो जब ये √3a/4 नीचे है, ये 30 डिग्री है, ये 30, तो सभी लोग बता सकते हैं फिर से कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस इफेक्टिव लेंथ की वजह से होगा। और मैग्नेटिक फोर्स अब हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स अपना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया है, mg वही रहेगा, तो रीस्टोरिंग शुरू हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या था? यहां पर हमारा fb और mg बराबर थे, यही तो था, fb और mg बराबर थे। अब यहां पर ये और नीचे आया तो हमारा एरिया ऑफ द फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स लिंकेज बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ा, इंड्यूस करंट बढ़ा, तो ILB बढ़ गया। तो ILB बढ़ गया मतलब यहां पर अब हो जाएगा FB डैश, और ये हो जाएगा mg, ये होगा FB डैश और ये होगा mg। तो इसको रीस्टोर कौन करेगा? रीस्टोरिंग जो होगा, F रीस्टोरिंग, वो होगा माइनस FB डैश माइनस mg। FB डैश क्या लिखेंगे? ये इफेक्टिव लेंथ लिख सकते हो सब लोग, कितना हो जाएगा ये इफेक्टिव लेंथ? ये x डैश अगर लेते हैं तो ये भी x डैश होगा। तो यहां tan 30 से अगर लिख रहे हैं, tan 30 इक्वल टू x डैश अपॉन में √3a/4 प्लस y, तो यहां tan 30 होगा 1/√3, इधर ले आओ, √3a/4 प्लस y इक्वल टू x डैश।
तो एक्स डैश कितना आएगा हमारे पास, a/4 प्लस y/√3 एक्स डैश आ गया। तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया हमारे पास, 2x डैश। तो एफ बी डैश क्या लिखने वाले हो, एफ बी डैश लिखने वाले हो आई एल बी है ना। तो आई एल के जगह पे लिखोगे एक्स डैश। हाँ, अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, किसी बच्चे ने अभी तक पूछा नहीं कि सर आई वही लेंगे क्या, सर आई वही लेंगे क्या। बिल्कुल, हम ये मान के चलेंगे कि मान लो हमारे पास जो ये चेंज है ना, इसके y बहुत छोटा है, y इज मच मच लेस देन √3a/4। ये मानना पड़ेगा आपको, y मच मच लेस देन √3a/4। अगर y हमारा √3a/4 से बहुत छोटा है तो उससे जो फ्लक्स का चेंज है, उससे इंड्यूस ईएमएफ है, वो निग्लिजिबल है। तो I को हम सेम लेके चलेंगे, ठीक है, I हमारा सेम रहेगा। फिर आप बोलोगे सर I सेम है, अगर I सेम है तो एफ बी डैश क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा इफेक्टिव लेंथ वेक्टर बढ़ जा रहा है। हमारा जो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर है वो बढ़ जा रहा है, पहले x था अब x डैश हो जा रहा है। तो एफ बी डैश का चेंज होने का रीजन I नहीं है, एफ बी डैश का चेंज होने का रीजन इफेक्टिव लेंथ वेक्टर है। ठीक है भाई, तो I हम सेम लेके चलेंगे। I इंड्यूस जिसको हमने I लिया है रिमेन सेम फॉर y डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एसएचएम करते हो तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बहुत छोटा होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, 2i x डैश b। तो एफ बी डैश आ जाएगा 2ib, x डैश की वैल्यू लिख रहा हूं a/4 प्लस y/√3। अब इसको यहां लाके पुट कर दो, रीस्टोरिंग देखो क्या आ रहा है। तो रीस्टोरिंग हमारे पास आएगा एफ रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है फोर्स, तो माइनस ये हो जाएगा 2ib, ओपन कर रहा हूं, a/4 प्लस 2ib√3y माइनस mg। और आप सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा कि इक्विलिब्रियम के केस में अभी आपने ये प्रूफ किया था कि IBA/2 माइनस mg ये दोनों जो है बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया। बस अब क्या करना है, अब तो आप राजा हो। एफ रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा, -2ib अपॉन में √3y। ठीक है, और I की वैल्यू आपने निकाल रखी है, I की वैल्यू आपने निकाल रखी है, आई थिंक ये रहा 2mg/ba, 2mg/ba। इसको यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, I अपना था 2mg/ba, इसको यहां पे पुट कर दीजिए तो अपने पास आ जाएगा 2 से 2 करेंगे तो यहां पर आएगा 4mg/b से b कैंसिल हो रहा है ना, -2b/√3 इंटू I की वैल्यू है 2mg/ba इंटू y। तो यहां से b से b कैंसिल हो रहा है और 4mg/√3a। तो एफ रीस्टोरिंग आ रहा है हमारे पास, एफ रीस्टोरिंग जो आ रहा है वो आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, तो एफ रीस्टोरिंग अपने पास ये आ गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा,
4mg अपॉन √3a y माइनस साइन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, m से करेंगे तो डिवाइड, तो ये भी कैंसिल होगा, 4g अपॉन √3a y माइनस, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से अपना टाइम पीरियड आने वाला है, टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर √3a अपॉन में 4g। चेक करना भाई आंसर सब लोग। हाँ भाई, ये सब मेंस में जब पूछने लगे तब तो क्या ही बात हो। आप पूछ रहे हो सर ये एडवांस के सवाल हैं, आपको क्या लगता है, आप एक जेई एस्पेरेंट हैं, आपको खुद ही फील नहीं होता कि लेवल क्या है? आज तक अगर यही फील नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल है। मैंने आपको कई बार बताया कि एक रियल जेई कैंडिडेट की पहचान यही है कि उसको ये पता चल जाए कि किस एग्जाम में क्या लेवल है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में क्या लेवल है, तभी तो आप उस लेवल की तैयारी करोगे। ठीक है, टीचर तो पता लगा, आपके जैसे इनोसेंट बच्चे हो तब तो मजा ही आ जाए। टीचर बोलेगा जेई मेंस का करा के कि हाँ यही तो एडवांस है। तो यहां पर अपने पास ये हो जाएगा टाइम पीरियड इसका, शायद चेक करिए, मैच करिए सब लोग। ठीक है, बहुत ही वो अपना आंसर चेक करिए आप, आपका आंसर। अच्छा, इधर आपने 2 को अंदर लेके आए हुए हैं, ले लीजिए भाई, ले लीजिए, आपके जैसा मैच करा देता हूं। ये 4 है तो √3a अपॉन जी, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों सही है। 4 अंदर आके कट जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल था जो आपने इसको रिलेट किया टाइम पीरियड और एसएचएम से भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए कई बार मैंने पैरेलल रेल के क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें, अब ले लेते हैं, मान लो हमारा एक वी शेप का रेल है, इनफाइनाइट है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये वी शेप का पैरेलल रेल है, इस पे स्लाइडर चलेगा, और स्लाइडर ये मान के चल रहे हैं कि वेरी लॉन्ग रेल है। ठीक है, स्लाइडर इनिशियली जो है मान लो यहां पर था, स्लाइडर मान लो इनिशियली यहां पर था टिप पे, और ये मूव करना शुरू करता है। हाँ, ये बता दूं आपको कि ये 90 डिग्री है। ये वी शेप का जो रेल है ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये t इक्वल टू 0 पे स्लाइडर की पोजीशन थी, स्लाइडर की पोजीशन थी। स्लाइडर वेरी लॉन्ग है ऐसा माना जा रहा है, मतलब पैरेलल रेल भी वेरी लॉन्ग है, पता लगा उस पे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां से किसी टाइम पे मान लो ये यहां पर आ जाता है, और आपने इसको इनिशियली क्या किया है, इनिशियली जो वेलोसिटी इंपार्ट करी है वो हॉरिजेंटली की है v0। ठीक है, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किया है v0। मास m है, और ये भी वेरी लॉन्ग स्लाइडर है, वेरी लॉन्ग है। ठीक है, और पैरेलल रेल भी वेरी लॉन्ग है, ये स्मूथ है, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी, और इसने मान लो कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसने कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यहां पर x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो आपको क्या बताना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लें, इसके बिना क्या मतलब, बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है। ठीक है, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपका स्लाइडर और पैरेलल रेल वेरी लॉन्ग है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये यहां से फिर गिर जा रहा है, इसके ऊपर टच नहीं हो रहा है। इसकी लेंथ मान लो इसकी स्लाइडर की कम हो गई, इसकी ज्यादा, तो यहां से ये क्या हो जा रहा है,
गिर जा रहा है। ठीक है, तो स्लाइडर जो है फॉल डाउन नहीं हो रहा है। एक बच्चे का ये डाउट भी आ रहा है, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि ये वेरी लॉन्ग है। स्लाइडर एंड पैरेलल रेल वेरी लॉन्ग है। ठीक है, नो रजिस्टर लैम्डा, ये ले लीजिए लैम्डा रेजिस्टेंस बिटवीन, सभी में ले लीजिए रेजिस्टेंस बिटवीन, लैम्डा है रेजिस्टेंस, सॉरी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइडर एज वेल एज पैरेलल रेल। तो पैरेलल रेल और स्लाइडर, पैरेलल रेल, सॉरी पैरेलल रेल तो नहीं बोलेंगे, वी शेप लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है अपनी। तो स्लाइडर एंड पैरेलल रेज वेरी लॉन्ग है, लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ऑफ स्लाइडर एज वेल एज वी शेप रेल। इनिशियली slider projected with velocity v नॉट। ठीक है, आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लाइडर बिफोर इट कम टू रेस्ट, बिफोर इट कम टू रेस्ट। और ये पूरे जर्नी में ये माना जा रहा है कि स्लाइडर हमेशा वी शेप रेल पर रहता है, वो बहुत बड़े हैं, मतलब वेरी लॉन्ग है। तो ये अब मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन आपको लिख दिया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सभी को पता है कि रुकने की टेंडेंसी क्यों होगी, ये तो सभी बच्चों को पता है कि रुकने की टेंडेंसी क्यों होगी। रुकने की टेंडेंसी इसमें इसलिए होगी क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहां फ्लक्स लिंकेज होगा, और फ्लक्स लिंकेज की वजह से यहां पे आई इंड्यूस आएगा। यहां पर आई इंड्यूस ऐसा आएगा, देखिए ये आई इंड्यूस होगा, ये तो अब किसी को डाउट नहीं है भाई, डायरेक्शन में किसी को लेंज लॉ लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर पैरेलल लिखा है, तो आप सभी बच्चों को इतना क्लियर हो रहा होगा कि हमें यहां पर क्या करना है। आई इंड्यूस की डायरेक्शन होगी आई एल क्रॉस बी, एफ बी इधर लगेगा और कोई फोर्स है नहीं, यही एक इकलौता फोर्स है, ये रिटार्ड कर रहा है, यही एक इकलौता फोर्स है और ये इसको रिटार्ड कर रहा है, देख लीजिए। तो ये एफ बी होगा, नाउ एफ बी विल रिटार्डिंग, एफ बी की वजह से ये रिटार्ड होगा और धीरे धीरे ये स्लो डाउन होगा। तो हमें टोटल इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप ये एक्स है और ये ज्योमेट्री ऐसी दी है आपको, थोड़ी इजी कर दिया है कि ये 90 डिग्री ये एक्स है, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, तो ये 45 होगा, ये तो समझ पा रहे हैं सब लोग। तो ये एक्स होगा तो ये पार्ट भी एक्स ही होगा, ये 45 होगा, ये तो समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये स्लाइडर की इफेक्टिव लेंथ कितना लेंथ पे इंड्यूस होगा, कितना। आप बीएलवी में क्या लिखोगे आप भाई, बीएलवी में आप क्या लिखोगे, यहां पर ये v है, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा अपना, जो आई इंड्यूस होगा इस पर होगा। आई इंड्यूस जो आप लिखेंगे यहां पर पूरा वो अपना लिखेंगे बीएलवी। तो ये अगर x है, फ्लक्स लिंकेज ध्यान दीजिए, फ्लक्स लिंकेज में जो एरिया में स्लाइडर पूरा नहीं आएगा, कितना आएगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये पार्ट भी x होगा और ये पार्ट भी x होगा, देख पा रहे हैं सब लोग टैन थीटा से। तो एरिया स्वेप्ट से भी करेंगे तो आपको यही मिलेगा,
तो इफेक्टिव ये आएगा, इफेक्टिव लेंथ अपना इतना लेंगे, बाकी आपको नहीं लेंगे, 2x आएगा बिल्कुल। और ये जो होगा ये रूट, ये x और x, तो ये कितना होगा √2x, ये भी होगा √2x। इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्लाइडर का भी है और वी शेप रेल का भी है। तो इफेक्टिव सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो इफेक्टिव सर्किट डायग्राम इस केस में, वहां से आप ई इंड्यूस निकालने वाले हो। ई इंड्यूस तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। ई इंड्यूस यहां पर क्या दिख रहा है, ई इंड्यूस हमारे पास है B2XV, ई इंड्यूस है B2XV, ये दिख रहा है सभी बच्चों को। ई इंड्यूस जो हमारे पास होगा वो होगा B2XV, ये क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ई इंड्यूस होगा BLV, BLV में ये आएगा B, L आपका हो जाएगा ये 2x इंटू V, ये क्लियर है? चलिए, तो यहां पर इफेक्टिव सर्किट जो बनाएंगे इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस होगा लैम्डा 2x, इसका हो जाएगा लैम्डा √2x, लैम्डा √2x। बैटरी यहां लगेगी, तो बैटरी लगाओगे आप यहां पे, यहां पे बैटरी लगेगी भाई ऐसे, ये ई इंड्यूस होगा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस होगा लैम्डा 2x का। स्लाइडर वी शेप का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सीरीज में होंगे, तो उनको मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा √2x और ये √2x, तो 2√2 लैम्डा x, 2√2 लैम्डा x, ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? 2√2 लैम्डा x, ठीक है। तो ये सीरीज में ही है, सारे सीरीज में ही है, तो यहां पे आई इंड्यूस जो होगा वो इस तरीके से ये आई इंड्यूस होगा। तो आई इंड्यूस भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं, आई इंड्यूस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। और आई इंड्यूस यहां लिखने जा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा आई इंड्यूस, वो हो जाएगा BV2BVx अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2√2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा x। तो आई इंड्यूस हमारे पास आ रहा है, x तो यहां कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है और यहां से आप 2 भी कॉमन ले पा रहे हैं, तो BV अपॉन में 2 लैम्डा x अगर कॉमन लें, लैम्डा नहीं 2x कॉमन लें, तो यहां से 2 कैंसिल हुआ, 2x और ये 2x। कैलकुलेशन जरा चेक करिएगा, लैम्डा प्लस ये हो जाएगा √2 लैम्डा, मतलब लैम्डा यहां भी कॉमन ले लें, तो V भी √2 + 1 लैम्डा। चेक करिएगा भाई, सब लोग चेक करिएगा भाई। हाँ, V वेरी कर रहा है, V इंस्टेंटेनियस है, बिल्कुल V इंस्टेंटेनियस है भाई। ये V जो है तब का है जब इसने स्लाइडर ने x डिस्टेंस किया, ये इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो उस समय का हमने निकाल दिया, 1 - √2 से मल्टीप्लाई करके क्या हासिल होगा। पहले ये बताओ ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं? ठीक है, तो अब आप यहां पे f निकालने वाले हो किसी इंस्टेंट पे, f क्या आएगा, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, f अपने पास आ जाएगा FB, वो हो जाएगा I इंड्यूस इंटू L इंटू B। तो FB आएगा, I इंड्यूस अपने पास है BV √2 + 1 लैम्डा, BV √2 + 1 लैम्डा, और ये L आई इंड्यूस। L की वैल्यू कितनी थी भाई, L की वैल्यू यहां पे 2x है इस इंस्टेंट पे, तो इंटू 2x इंटू B, तो हमारे पास आ जाएगा B, ये आई इंड्यूस हो गया 2xB। ठीक है, तो FB हमारे पास आ रहा है
2b² v x अपॉन में √2 + 1 लैम्डा। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इसका होगा, अच्छा ये बताओ ये रिटार्डेशन होगा, तो ये हो जाएगा -FB/m। ठीक है, माइनस क्यों समझ रहे हैं सभी बच्चे? रिटार्डेशन की वजह से। तो -2b² vx अपॉन √2 + 1 लैम्डा। अब काइनेमेटिक्स याद करो, हमारा जो मेन एम था हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो काइनेमेटिक्स याद करो। काइनेमेटिक्स में इसको मैं क्या लिख सकता हूं? v dv/dx, याद है सभी बच्चों को, इक्वल टू माइनस ड्यू टू रिटार्डेशन 2b² अपॉन, ये तो कांस्टेंट चल रहा है, √2 + 1 लैम्डा, ये कांस्टेंट हो गया, और यहां पर vx, तो देखना जरा ये v अपना कैंसिल हो रहा है, v अपना कैंसिल हो रहा है, चेक करो भाई कैलकुलेशन, थोड़ा आप लोग भी हेल्प करिए। dv/dx इज इक्वल टू -2b² अपॉन √2 + 1 लैम्डा x dx। अच्छा ये इधर ले आओ पहले, ये x हो जाएगा, तो dv इक्वल टू -2b² अपॉन √2 + 1 लैम्डा x dx। अब इंटीग्रेट मारोगे, जब x 0 था तो वेलोसिटी v0 थी, जब x अपना x टोटल हो जाएगा या x मैक्स हो जाएगा तब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। m नहीं लिखा है क्या मैंने? ठीक है, तो यहां से अपने पास आएगा -v0 इज इक्वल टू -2b² अपॉन √2 + 1 m लैम्डा इंटू x मैक्स। माइनस हटाओ इसे और x मैक्स लेके आओ, तो x मैक्स अपने पास होगा √2 + 1 m लैम्डा v0 अपॉन में 2b²। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, चेक करिए फाइनली 2m v0 √2 + 1 लैम्डा, सेम है ना? ठीक है, चलो तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था ये भी। आप लोगों ने लास्ट टाइम पे कई बच्चे बोल रहे थे कि सर स्लाइडर का भी रेजिस्टेंस ले लीजिए, तो उसी पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया स्लाइडर का रेजिस्टेंस लेकर। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं, अब चलिए थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म करता हूं। अभी तक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने काफी कुछ देखा, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखें आप लोग कितने लोग इसको बता पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 4 कंडक्टिंग वायर फ्रेम है, 4 कंडक्टिंग वायर फ्रेम है, ठीक है, और ये स्क्वायर बना रहे हैं, कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट है, वो स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं, और इन सबकी वेलोसिटी v है, कांस्टेंट वेलोसिटी के से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, ये एक दूसरे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं, v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये बढ़ रहे हैं, और ये अपना पूरा मैग्नेटिक फील्ड जोन है। ये मैग्नेटिक फील्ड जोन है, ठीक है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड जोन है।
इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। गड़बड़ कर दिया क्या कुछ मैंने? कहानी हो गई है। एक्स मैक्स है ना, तो एक्स मैक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है, तो अंडर रूट में चला जाएगा, बाई में 2 होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं मैच सर, मैच्ड, ऐसा धोखा ना करो यार। तो एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहां से गायब होगा और एक्स मैक्स आएगा √2 + 1। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है फिर अब, तो 2 हट जाएगा। टू हटेगा और यहां पे बी स्क्वायर आएगा केवल, और ये अपने पास हो जाएगा √2 + m लैम्डा v0 अपॉन दिस का अंडर रूट। ये आएगा भाई, पूरा अंडर रूट आएगा। अब मैच्ड। अब पहले तुम लोग नहीं बता सकते थे, पहले भी कुछ लोग लिखे हैं मैच्ड। तो यहां से ये कहानी है t = 0 पे, ये t = 0 पे ये दोनों सब मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको बताना है फाइंड लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। फाइंड ईएमएफ ई इंड्यूस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आई इंड्यूस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा एफ एक्सटर्नल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और क्या बोलोगे, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सब निकाल सकते हो। ठीक है, लैम्डा के बारे में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, लैम्डा इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जल्दी बताइए, जल्दी थोड़ा बताइए कैसे करना चाहेंगे। ये सारी कहानी t = 0 पे है, तो इसको कैसे करना चाहेंगे? बिल्कुल फ्लक्स से करेंगे, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सभी लोग एरिया धीरे धीरे सिमटता जाएगा, और ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, हमें जिस एरिया से मतलब मैं उतना ही बना देता हूं कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, मैं पूरा वायर नहीं बना रहा हूं, हमें जिस एरिया से मतलब है उतना ही बना रहा हूं। बोलो कि किसी t = t टाइम में, किसी t = t टाइम में ये यहां पर होंगे, इतना समझ रहे हैं सभी बच्चे। तो अगर ये यहां पर होंगे तो इन लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, vt। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, vt। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, vt। और ये डिस्टेंस भी होगा vt। बोलो, तो vt टोटल एरिया कितना डिक्रीज होगा, ये बता पाएंगे सब लोग? यहां से vt और vt 2vt, ये जो है 2vt, और इधर भी 2vt। तो जो अपना लेंथ है और विड्थ है वो जो है 2vt से डिक्रीज हो रहा है, मानते हैं कि नहीं? जो अपना लेंथ और, अच्छा ये इनिशियल कुछ आपको L मैं दे देता हूं, स्क्वायर फ्रेम बना रहे थे तो इनिशियल ये L है, ये L ले लेते हैं, ये L ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियली t = 0 पे ये पोर्शन L ले लेते हैं। तो L से जब ये इधर आ चुका होगा तो यहां पे ये L - vt हो जाएगा, 2vt। सभी ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है अब, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L - 2vt। बस इतना अगर समझ गए, ये भी कितना हो जाएगा, L - 2vt।
बताइएगा। ठीक है, लेंथ ले लीजिए बिल्कुल। तो L माइनस टू वी टी, तो अब आपके पास जो फ्लक्स होगा किसी इंस्टेंट पे, वो लिख सकते हैं आप B इंटू ए हो जाएगा L माइनस टू वी टी स्क्वायर, L माइनस टू वी टी स्क्वायर। ये बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? B इंटू एरिया L माइनस टू वी टी स्क्वायर, ये क्लियर है सभी बच्चों को? यही होगा ना? बोलो भाई। नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है लैम्डा, पर इसीलिए लैम्डा दे रखा है। वायर के रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं क्योंकि वायर छोटा होता जा रहा है, वायर छोटा होता जा रहा है भाई, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा आपको इसीलिए दिया हुआ है। तो एरिया में पहले एल था, अब आप यहीं से देख सकते हैं कि ये वीटी आगे ट्रेवल किया, देखिए मैं यहां बना दे रहा हूं, ये वीटी ट्रेवल किया और इधर ये वीटी ट्रेवल किया, तो ये एल कितना बन गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वीटी इधर डिक्रीज हुआ, ये इधर, तो ये कितना हो गया एल माइनस टू वीटी। इसी तरीके से ये भी अपने पास वीटी होगा और ये भी अपने पास वीटी होगा, तो ये जब इधर आ रहा होगा तो ये कितना बन गया एल माइनस टू वीटी। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें जो आई इंड्यूस होगा वो आप देख रहे हैं इसको सपोर्ट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हो? अगर आई इंड्यूस की बात करो तो उसको सपोर्ट करेगा ना भाई, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। एल स्क्वायर माइनस एल माइनस टू वी टी स्क्वायर होगा एरिया। हम्म, एरिया मैंने केवल इसका लिख दिया है, हमें एरिया स्वेप्ट लिखना है ना। हाँ, यहां मैं गलती कर रहा हूं, एरिया स्वेप्ट लिखना है। ठीक है, तो इस एरिया से इस एरिया को माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया आएगा, है ना? बिल्कुल, हमें जो है चेंज इन एरिया लिखना है। तो करिए, थोड़ा पानी पी लो। एरिया के चक्कर में भी आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है कि जैसे ये जो चीज हमने लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी v जो है यहां पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तभी तो मैंने यहां एक्सटर्नल एजेंट पूछा है कि कितना लगेगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जिससे कांस्टेंट मेंटेन रहे, v कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बच्चे ने कर भी दिया, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर 4 बैटरी लगा लो, इसका इफेक्टिव सर्किट डायग्राम देखो। इस वाले वायर में, इस वाले वायर में किसी इंस्टेंट पे इसमें इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, B इंटू इसका लेंथ जो L माइनस टू वी टी है। बोलो भाई, इसका लेंथ कितना है हमारे पास, L माइनस टू वी टी, सभी का L माइनस टू वी टी लेंथ है, तो सभी बैटरी लगा लो और सभी बैटरी अपने पास ऐसे लगेगी। इसका इफेक्टिव सर्किट डायग्राम, ये ज्यादा आसान है ना, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। हम एरिया पे पढ़े ही क्यों और डिफरेंशिएट क्यों करें जब हमें रिजल्ट पता है? तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका ये होगा, देखो। और इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस सभी लोग देख रहे हैं, बीएलवी से भी देख सकते हैं आप, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस वी, तो बी एल क्रॉस वी करोगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इधर होगी, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे बैटरी ऐसे लगेगी और इस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो एक रेजिस्टेंस होगा, फिर यहां पे बैटरी लगेगी, यहां भी बैटरी, बैटरी सभी सपोर्ट करेंगी और ये ऐसा होगा, फिर यहां पर एक बैटरी लगेगी, मैं यहां बना देता हूं,
4 जो है बैटरी लगेगी और सभी सपोर्ट कर रही होंगी। ये सब लोग समझ गए। ई इंड्यूस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई इंड्यूस, सबकी वैल्यू सेम ही होगी, सबका लेंथ सेम है। बोलो भाई, तो ई इंड्यूस कितना होगा? ई इंड्यूस अपना कितना हो जाएगा? वो आप लिख सकते हो बी इंटू एल। एल हो जाएगा एल माइनस 2VT। बी एल और वी, इस इंस्टेंट का वी कांस्टेंट है, और 4 टाइम्स, तो 4BL माइनस 2VT। ठीक है, तो 4BL माइनस 2VT ये हो जाएगा। और रेजिस्टेंस देखो, आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा अपना लैम्डा, सब सीरीज में है, तो लैम्डा एल माइनस 2VT, लैम्डा एल माइनस 2VT सब सीरीज में होंगे, 1 2 3 4, और इसको भी 4 टाइम्स कर लें तो 4 लैम्डा एल माइनस 2VT। बोलो भाई रेजिस्टेंस बताइएगा आप लोग। तो आई इंड्यूस क्या आ जाएगा? आई इंड्यूस जरा देखिए, इट इज टोटल ई इंड्यूस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आर, तो 4 ई इंड्यूस अपॉन 4R, तो 4 तो कैंसिल ही हो रहा है। आई इंड्यूस कितना होगा? ई इंड्यूस बाई आर, और ई इंड्यूस बाई आर अगर कर रहे हैं तो हमें मिलता है केवल बी वी लैम्डा, ये एल माइनस 2VT कैंसिल हो रहा है, ये देख पा रहे हैं सभी लोग। 4B लैम्डा, आई इंड्यूस कांस्टेंट है भाई, है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आई इंड्यूस कांस्टेंट आया है। आई इंड्यूस फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। ई इंड्यूस फंक्शन ऑफ टाइम है। अब एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा? एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें? तो वो आप निकाल सकते हो एफ बी। एफ एक्सटर्नल इज सेम एज एफ बी, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वो होगा आई इंड्यूस आई एल बी। तो ये आएगा बी स्क्वायर एल वी लैम्डा, ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ टाइम क्यों नहीं आ रहा है? इसका थोड़ा लॉजिक समझो। ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। फ्लक्स से अलग आ रहा है क्या? नहीं भाई, फ्लक्स से अलग तो नहीं आना चाहिए, फ्लक्स से अलग तो नहीं आना चाहिए। फ्लक्स से आपने क्या किया? d∅dt किया होगा आपने, तो किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स लिखा होगा, तो इसी का L माइनस, आप इसको सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस ही लिख दीजिए। इस एरिया में ये टाइम आपको मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। आप करके देखिए, सेम आएगा भाई, अलग तो नहीं आना चाहिए, करके देखिएगा। ठीक है, और पावर तो लिख ही लोगे F डॉट वी, ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, फ्लक्स जो है, पावर आप लिख सकते हो F डॉट वी। खुशी देखो, मॉड्यूल का सॉल्यूशन जो है उस पर भी वर्क चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ साथ जो मैं मॉड्यूल कर रहे हैं तो आप इजीली कर ले जाएंगे। EMI का शायद मॉड्यूल अपलोड हो गया है, मैं आपको कल इसको टिक करा पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको कल टिक करा पाऊंगा। हर्ष मैं कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, आप परेशान हो फालतू में, मैं कहीं भी ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, मैं बस यहीं पे टाइम देता हूं। जिनको पढ़ा रहा हूं उन्हीं को सेलेक्ट करा दूं। मेरा बहुत मकसद नहीं है अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज करना, ठीक है, मेरा मकसद यही है कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट हो, उनका पर्पस सॉल्व हो, तो इसीलिए मैं उन्हीं को केवल टाइम देता हूं। मिलना है, मिलेंगे, मिलने के लिए क्या है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं यार, ऐसी क्या बात कर दी, जब बोलोगे तब मिलेंगे, बस कुछ पर्पस के साथ मिले तो अच्छा लगेगा, इसीलिए अभी मेहनत करते हैं और कुछ पर्पस के साथ सब लोग मिलते हैं। सभी बच्चों को जो है सिलेक्शन के बाद जहां पे बोलेंगे वहां मेरी तरफ से गेट टुगेदर होगा,
जो बोलेंगे वो ऑफर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मास्टर आपके लिए कर ही सकता है। ठीक है, चलो बच्चों फिर कल करते हैं। आज हमने काफी जो देखिए, आप एक बात गौर करिएगा, क्लास में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन होते हैं, मेरी बात को समझिए। क्लास में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं, उसमें ढेरों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा ना हो कि ये काउंट मत करिए कि सर आज 3 क्वेश्चन किए हम लोग, सर आज केवल 4 क्वेश्चन किए। डोंट गो फॉर दैट। अगर मैं कराना चाहूं तो आपको एक में 20 क्वेश्चन करा दूं, उससे मतलब नहीं है। मैं जो इलिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस कराता हूं, मेरा पर्पस ये रहता है कि एक ही क्वेश्चन में आपकी बुद्धि खुले, आप डाइवर्सिफाइड सोचना शुरू करो, है ना। एक ही कॉन्सेप्ट पे अभी स्लाइडर चल रहा है, मोशनल ईएमएफ भी चल रहा है, 5-6 लेक्चर हो गया होगा, तो पूरा डाइवर्सिफाइड होके आप खुद सोचना शुरू करो। दैट इज माई होल पर्पस। इसीलिए मॉड्यूल की चिंता भी आपको नहीं करना चाहिए। जो बच्चे बहुत सीरियस हैं और फॉलो कर रहे हैं वो मॉड्यूल खुद ही करना शुरू करेंगे। आप चेक करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मॉड्यूल चेक करिए, कैपेसिटर का मॉड्यूल चेक करिए, करंट का चेक करिए। नोट्स पढ़ने के बाद, वेरिएशन पढ़ने के बाद क्या आप 60% क्वेश्चन अगर मॉड्यूल के कर रहे हैं, विच इज टोटली एडवांस बेस्ड, मॉड्यूल इज टोटली एडवांस बेस्ड। अगर कोई बच्चा 60-70% कर पा रहा है तो समझो वो सही जा रहा है, उसकी एडवांस की तैयारी सही जा रही है। मॉड्यूल पूरा का पूरा, खासकर लास्ट के जो टेस्ट वाले बातें और लेवल 4 और लेवल 5, ये पूरा एडवांस बेस्ड है। उसमें आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आप समझो कि आपके लिए एडवांस के लिए आपकी तैयारी हो रही है। और जो बच्चे बिल्कुल मोटो बना के बैठे हैं कि उनको मेंस का करना है, तो एटलीस्ट मॉड्यूल का वो बस लेवल 1 लेवल 2 कर लें और बाकी पीवाईक्यू और डीपीपी कर लें, या उनके पास जो बुक है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल कर ले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।